गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9, अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। तो देखिए अगर हम बात करें ऑडिटर की, तो ऑडिटर एक ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो कंपनी का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का ऑडिट का काम करता है। तो उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसकी अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं या क्या उसके राइट्स हैं, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जैसे कि आपको बताया था कि जब भी किसी मतलब कंपनी का ऑडिट कराया जाता है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको कि ऑडिटर को फॉलो करना होता है ना। लेकिन सभी जो इंस्टीट्यूशन है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है, वहाँ पर जो ऑडिट करवाना कंपल्सरी नहीं है, वहाँ वॉलंटरी है ना। और कंपनी में जो किसी एनेक्टमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है उनके लिए मैंडेटरी है। तो ऑब्वियसली जहाँ ये मैंडेटरी है वहाँ पर तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, क्या इनके राइट्स हैं, क्या इनकी ड्यूटीज़ हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या है, ये वॉलंटरी। तो इन केस ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर कंसर्न देर इज़ नो स्पेसिफिक रेगुलेशन, कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है। एंड हैंस फॉर सच अ बिजनेस इट इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि ये मैंडेटरी भी नहीं है इन अकाउंट्स को ऑडिट कराना। तो कोई लीगल लिमिटेशन नहीं है ना, किसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, इनका रेम्यूनरेशन क्या होगा, इनकी राइट्स क्या होंगी, ड्यूटीज़ क्या होंगी, उसके लिए कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। ये पर्सनल विश है किसकी, सोल प्रोप्राइटर की या जो भी अपॉइंटर है उसकी। तो वही एक ऐसा पर्सन है जो ये डिसाइड करता है कि कौन से पर्सन से उसको अपने अकाउंट जो है वो ऑडिट कराने हैं। तो अगर सोल प्रोप्राइटर ये डिसाइड करता है कि उसको अपने अकाउंट ऑडिट कराने हैं, तो ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो डिपेंड करती है सोल प्रोप्राइटर और ऑडिटर के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है ना। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि रिटन एग्रीमेंट हो ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। तो जो भी रिटन एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द वर्क, स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क, व्हाट इज़ रेम्यूनरेशन, है ना, उसके अंदर ही लिखा जाता है और कैसे उसकी अपॉइंटमेंट की जा रही है। तो जो भी एग्रीमेंट होता है अपॉइंटमेंट का, उसमें रिटन ऑर्डर होते हैं रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन एंड रिगार्डिंग द स्कोप। तो वही जैसे बात कर रहे थे रेम्यूनरेशन की, कि रेम्यूनरेशन जो है वो सोल प्रोप्राइटर पे डिपेंड करता है कि वो कितना पे करता है। एज सच इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। और अगर राइट्स की बात करें तो इसके लिए भी कोई लीगल रेगुलेशन नहीं है कि उनका क्या राइट है। ऑडिटर को राइट हो सकता है कि वो जितनी भी बुक्स एंड अकाउंट्स है उसको वो चेक करे। ही कैन आस्क द क्लाइंट फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन के लिए वो पूछ सकता है। उसको रेम्यूनरेशन रिसीव करने का राइट है। और इसी तरीके से कि अगर उसको किसी के ऊपर शक होता है तो उससे एक्सप्लेनेशन लेने का राइट भी उसको है। अब अगर ड्यूटीज़ की बात करें तो बिज़नेस का एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले जो ऑडिटर है वो अपने राइट और अपने स्कोप को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करेगा। ऑडिटर शुड अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर विद ड्यू डिलिजेंस, कि यहाँ पर भी वो ड्यू डिलिजेंस के साथ काम करेगा, इंटीग्रिटी के साथ काम करेगा। और जब कंप्लीट हो जाएगा काम तो उसके बाद वो रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू द अपॉइंटर और वी कैन से टू द सोल प्रोप्राइटर। और कई बार जो ऑडिटर है उससे पूछा जाता है कुछ एडवाइस, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना। तो उसकी ड्यूटी है कि जब भी उससे पूछा जाए तो वो कुछ सजेशंस या कुछ एडवाइस दे, है ना, कि उसको और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर बात करें रिमूवल की, तो क्योंकि देखो कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई लीगल एनेक्टमेंट नहीं है, तो इनको जो सोल प्रोप्राइटर हैं वो एग्रीमेंट में ही मेंशन कर दिया जाता है। तो जैसे भी चाहें उनकी विश है उनको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड आता है पार्टनरशिप कंसर्न। तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो गवर्न होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये कंपलसरी नहीं है कि जो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट हैं वो ऑडिट कराए जाएं। लेकिन अगर पार्टनर्स जो हैं वो इसके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए ऑडिट करवाना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। तो ऐसी जो फर्म है वो पार्टनरशिप डीड में ये क्लोज डालेंगी कि इनके जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट कराए जाएं। और उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो डीड में लिखा जा सकता है ना। कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही ऑडिटर का काम करेगा। किसी भी पर्सन को, जो क्वालिफाइड पर्सन है, वो ऑडिट का काम कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द विश ऑफ पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी तरीके से इनका क्या रेम्यूनरेशन होगा, कैसे अपॉइंटमेंट की जाएगी, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड द ऑडिटर, कि ऑडिटर और पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस पर डिपेंड करता है ना। इसके लिए भी कोई स्पेशल एनेक्टमेंट नहीं बना है।
तो देखिए बात करें अपॉइंटमेंट की, तो देयर इज़ नो लॉ इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं है। ऐसे ही रेमुनरेशन की अगर बात करें तो रेमुनरेशन भी आपस में जो इनका एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स और ऑडिटर के बीच में, उसके थ्रू डिसाइड किया जाता है। एज सच इसके लिए भी कोई रूल नहीं है ना। तो पार्टनरशिप डीड में देखा जा सकता है कि कोई रूल ऐसा डाला हुआ है तो उसको ध्यान में रखना है। राइट्स, ऑडिटर के क्या राइट हैं कि ऑब्वियसली ऑडिटर का राइट है कि वो स्टडी करेगा पार्टनरशिप डीड को, है ना, और जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन सबको चेक करने का राइट उसको है। इसके अलावा अगर किसी के ऊपर उसको शक होता है तो उसको एक्सप्लेनेशन लेने का राइट है फ्रॉम द पार्टनर्स। और अगर कोई फ्रॉड या जो भी एरर है वो डिटेक्ट होती है तो उसको भी डिस्क्लोज़ करने का उसको राइट है। इसी तरीके से रेमुनरेशन का राइट भी उसको है कि अगर वो काम करेगा तो उसके बदले में रेमुनरेशन भी लेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है ड्यूटीज़। ऑब्वियसली क्या ड्यूटी है उसकी कि वो अपना काम ईमानदारी से करेगा, ड्यू डिलिजेंस से, इंटेलिजेंस से और डेडिकेशन से करेगा। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशंस होंगी वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, है ना, वो किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा आउटसाइडर को। और ही शुड स्टडी पार्टनरशिप एक्ट 1932 और पार्टनरशिप डीड दोनों को पढ़ेगा और देखेगा कि उसके अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स को मेंटेन किया गया है या नहीं किया गया। और जब ऑडिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा टू द क्लाइंट, है ना। और अगर उससे कुछ पूछा जाता है, कोई एडवाइस मांगी जाती है, कोई सजेशन मांगा जाता है तो वो उसको प्रोवाइड करेगा। और अगर बात करें रिमूवल की तो ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट। जब भी अपॉइंटमेंट की जाती है तो बता दिया जाता है कि उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए उसको हटाया जा सकता है। अब देखिए थर्ड आता है, थर्ड कंसर्न इज़ कंपनी, जो हमने मेन इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसे का ही पूछा जाता है कि अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है या क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। तो देखिए अगर बात करें कंपनी की तो जैसे कि आप अवेयर हो, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ से ही एग्जिस्टेंस में आती है। इसका जो बर्थ होता है वो भी लॉ से होता है। एंड हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। इसमें जो ऑनरशिप और जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए जो शेयर होल्डर्स हैं क्योंकि वो स्कैटर्ड होते हैं तो वो कंपनी को नहीं देख सकते कि वो किस तरह से चल रही है, तो इसलिए इसका ऑडिट करवाया जाना कंपलसरी है ना। अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ एक्ट 2013 इट इज़ मैंडेटरी। ये मैंडेटरी है कि इनके जो अकाउंट्स हैं उसको ऑडिट कराया जाए, और इसको हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी है तो ऐसा ऑडिट क्या कहलाता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। और एक ऐसा पर्सन जो इसको ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, है ना। तो अब ये देखिए कि इसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या रूल्स हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर, तो कंपनी के जो ऑडिटर हैं उसकी अपॉइंटमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय शेयर होल्डर्स, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, सपोज कोई नई कंपनी है तो इन केस ऑफ ए न्यू कंपनी जो फर्स्ट ऑडिटर है अदर देन ए गवर्नमेंट कंपनी के लिए नहीं, बाकी सभी कंपनीज़ के लिए जो फर्स्ट ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। विद इन द 1 मंथ ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट ऑडिटर है वो कब तक काम करेगा, टिल द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के कंप्लीशन तक वो काम करेगा। उसके बाद फिर सेकेंड ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी। सेकेंड देखिए कैजुअल वैकेंसी, कि अगर ये जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया था किसी वजह से उसने उसके रेजिग्नेशन के अलावा, जैसे उसकी डेथ हो जाती है या उसकी डिसक्वालिफिकेशन की वजह से उसका टेन्योर पूरा होने से पहले अगर वो पोजीशन वैकेंट हो जाती है, वो पोस्ट वैकेंट हो जाती है, तो फिर से इसको जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इसको फिल कर सकते हैं, है ना। और जो ऑडिटर इसको अपॉइंट करेगा वो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ये काम करेंगे। उसके बाद